हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7 और 10 मार्क्स वाले जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वह आज यहाँ पे सॉलिड वाले सब कवर होंगे। ठीक है, मींस जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सब सॉल्यूशन के साथ मिलेगा और हम इसमें कवर करेंगे अपना यूनिट नंबर 4th एंड 5th। तो इसके पहले जो हम कवर किए थे मतलब यूनिट नंबर 1, 2, 3, ये वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 4th एंड 5th। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वह है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन पॉइजन एंड एंटीडोट गिव प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको ये जो में नोट्स और प्रॉपर अपडेट क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी चीजें वहां पे मिलती रहती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है आपको डिटेल नोट बनाना है पॉइजन और एंटीडोट के ऊपर और सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन और यूज आपको बताना है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन हमारा है ये 10 या 7 मार्क्स दोनों में पूछता है और कभी कभी 2 मार्क्स का केवल आपका पॉइजन और एंटीडोट दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जब हम कवर करेंगे तो हमारा 2, 7, 10 तीनों क्या है इजी वे में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जितना भी कंटेंट है आपको इजी वे में मिल सके। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें पॉइजन और एंटीडोट ये क्या होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉइजन एंड एंटीडोट। अब देखो पॉइजन हमारा क्या होता है। पॉइजन हमारा वही होता है कि जब कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी जब उसे इनटेक कर लेता है पॉइजन को तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वह थोड़ी सी बिगड़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स क्या होती है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो या तो दौड़ रहे हो तो ठीक है, अचानक आप मान लो अचानक ऐसी कंडीशन आती है कि हम लोग क्या पॉइजन ले लेते हैं। तो जब पॉइजन ले लेते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे हम साइकिल अगर चला रहे हैं तो कहीं गिर जाते हैं अचानक। ठीक है, तो ये होता है पॉइजन की कंडीशन। तो हमारी फिजिकल बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वह थोड़ी सी बिगड़ उगड़ जाती है। ठीक, ये हमारे होते हैं पॉइजन। अब देखो पॉइजन इज ए सब्सटेंस दैट कैन हार्म आर किल लिविंग थिंग्स। पॉइजन जो होते हैं ये हमारे लिए ये कि क्या है मतलब हार्मफुल भी हो सकते हैं और एक कंडीशन ऐसी भी मतलब आ सकती है कि ये हमको जैसे किल भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल। तो वही बात है, ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स के ऊपर ये अटैक करते हैं हमारे जो पॉइजन होते हैं। अब पॉइजन के बारे में ओवरऑल सभी को पता ही होगा कि जहर हमारे लिए कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ बना के भी लिख सकते हो इसमें पूरा कॉन्टेंट। दैट इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू पॉइजन आर कॉल्ड पॉइजनिंग। अब देखो द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू पॉइजन। अब देखो पॉइजन की वजह से जो इफेक्ट हमारे बॉडी में आता है उस प्रोसेस या उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग। अब देखो पॉइजनिंग में भी अकर 4 टाइप्स। ये जो पॉइजनिंग होती है यह हम लोग के बॉडी में क्या 4 तरीके से हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, ऑक्यूपेशनल है, सेल्फ मेडिकेशन है, सुसाइडल एंड क्रिमिनल है। अब एक्सीडेंटल में देखा जाए तो जब हम अचानक कोई भी चीज जो हमें पता नहीं होती है और वह हमारे लिए तो पॉइजन के काम करती है हम उसे इनटेक कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में सीधा सीधा कहने का सेंस यही है कि इसे हम अचानक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें तो पता नहीं होता है कि यह हमारे लिए टॉक्सिक है तब भी क्या करते हैं हम उसे ले लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे हम लोग कहीं काम करते करते होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो मान लो उस इंडस्ट्री में अगर इंसेक्टिसाइड कोई पाउडर बन रहा होता है तो उस पाउडर को जब हम बना रहे होते हैं ना तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पाउडर उड़ते बड़ी तेजी से हैं। तो जब ये उड़ते हैं तो हमारे मुंह वगैरह नाक वगैरह से हो करके हमारे स्टोमक या पूरे बॉडी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। जब ये बॉडी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो हमारे बॉडी का जो फिजिकल एक्टिविटी उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वह धीरे धीरे क्या है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे होते हैं ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग। अब सेल्फ मेडिकेशन क्या है, जब बिना डॉक्टर के हेल्प से या प्रिस्क्रिप्शन से जब हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं कई कई बार तो क्या है वो सेल्फ मेडिकेशन वाली क्या पॉइजनिंग हो जाती है। सुसाइडल एंड क्रिमिनल यह क्या है बहुत तेजी से समझ चल रहा है, जैसे कोई लोग जहर खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सुसाइडल वाला। अब देखो ये एंटी पॉइजन सभी लोग समझ गए। अब अगर कोई आदमी पॉइजन ले लेता है तो उसे बचाना बहुत ही मतलब अच्छा काम है। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइजन लिए हुए आदमी को आप बचा ले रहे हो तो आप बहुत ही अच्छा रहोगे उसके अंडर में। अब देखो एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट हमारा वही होता है, कोई भी आदमी अगर पॉइजन ले रहा है तो हम उसके जस्ट रिवर्स जो भी मेडिसिन अप्लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीडोट। अब एंटीडोट हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस या मेडिसिन होता है जो हमारे पॉइजन को न्यूट्रल या रिड्यूस कर देता है। ठीक है, पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रल या रिड्यूस कर देता है, उन्हें हम बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, इट्स मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये जो एंटीडोट होता है ये पॉइजनिंग
में भी, पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है ज्यादातर। अब देखो, दीज एजेंट रिमूव पॉइजन फ्रॉम बॉडी बाय इमिसिस। ये जो एजेंट होते हैं अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी से जो पॉइजन है उसको इमिसिस के हेल्प से बाहर निकालते हैं। इमिसिस मतलब जैसे वोमिटिंग वगैरह होती है ना, पलटी करा के जब पलटी होती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी गया रहता है चीजें वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है। तो उसी में पॉइजन भी होता है, तो पॉइजन भी बाहर हो जाता है इमिसिस या वोमिटिंग के हेल्प से, ठीक है। तो हमारे जो एंटीडोट होते हैं बेसिकली वही करवाते हैं, इमिसिस करवा देते हैं। अब एंटीडोट की क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मेनली ये 3 टाइप से किया गया, केमिकल, फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल। तो सबसे पहले हम बात करें केमिकल का, तो दीज एजेंट विच आर यूज टू चेंज केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड केमिकल एंटीडोट। सीधा सीधा कहने का सेंस यही है, नाम से आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि केमिकल एंटीडोट ये क्या होता है। ये ऐसे एजेंट होते हैं यूज टू चेंज केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन, जो हम लोग के बॉडी में पॉइजन गया है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, केमिकल नेचर ही पूरा चेंज कर देंगे, उन्हें हम बोलते हैं केमिकल एंटीडोट। एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये कब यूज किया जाता है, साइनाइड के पॉइजनिंग में, ठीक है। तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट हमारा होता है ये कन्वर्ट साइनाइड इनटू थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट, ये जो साइनाइड होता है उसे थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर देता है, विच इज नॉन टॉक्सिक, और ये क्या होते हैं, हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है बच जाती है, ठीक है, पॉइजनलेस हो जाती है। अब फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं, इट इज एक्ट बाय प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ये क्या है, पॉइजन के अपोजिट में चलते हैं, ठीक है। रिवर्स मींस रिवर्स फिजियोलॉजिकल एक्शन टू न्यूट्रलाइज पॉइजन, ये रिवर्स होके पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, मींस उल्टा करके ये हो जाते हैं, काम अपना करते हैं। मैकेनिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं, दीज एंटीडोट्स प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम गेटिंग एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। ये क्या करते हैं, ऐसे कोई अगर पर्सन क्या करता है, ये पॉइजन ले लेता है, तो ये मैकेनिकल एंटीडोट यही करते हैं कि उसके बॉडी में पॉइजन एब्जॉर्ब ना हो, ले तो लिया लेकिन एब्जॉर्ब ना हो। जब एब्जॉर्ब नहीं लेगा तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, तो जब एब्जॉर्ब होने से हम रोक दें तो वो होता है मैकेनिकल एंटीडोट। अब देखो इसमें क्या, एक्टिवेटेड चारकोल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, आउटफ्लो ऑफ यूरिन इंक्रीज, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है यूरिन के आउटफ्लो को, मतलब टॉयलेट करने की जो सेक्रेशन होता है, टॉयलेट सेक्रेशन वो थोड़ी सी उसे बढ़ा देता है, और इमिसिस वोमिटिंग वगैरह फटाफट ये कराने लगता है। तो जाहिर सी बात है वहां पे हमारे क्या है, ये सब निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके नेक्स्ट का, तो इसमें हमारा थायोसल्फेट पूछा गया है, ठीक है। तो थायोसल्फेट आपको डिटेल में बनाना है। तो एजेंट तो हमारे होते हैं, थायोसल्फेट है, एक्टिवेटेड चारकोल है और सोडियम नाइट्राइट है, ठीक है। तो आपको सोडियम थायोसल्फेट पे डीप पे स्टडी करना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में भी पुटअप किया गया है कि थायोसल्फेट का प्रिपरेशन और यूज आपको बताना है। तो थायोसल्फेट का हम लोग देखते हैं, पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2H2O3 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 248.18 ग्राम पर मोल होता है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन विद बॉइल्ड पाउडर सल्फर। यहाँ पे आपको सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन बॉइल्ड पाउडर सल्फर के साथ रिएक्ट करवाना है, मतलब सोडियम सल्फाइड यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे है जो कि बॉइल्ड फॉर्म में रहेगा। जब दोनों को आप रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम थायोसल्फेट हमारा बनेगा, ठीक है। ये पहला प्रोसेस या मेथड हो गया। दूसरा क्या है, इट कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन में भी पास अगर करोगे तब भी आपका सोडियम थायोसल्फेट बन सकता है। मींस सोडियम सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन या रिएक्ट करवाओगे तब भी आपका सोडियम थायोसल्फेट बन सकता है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर इसका कलरलेस होगा, ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस होगा, टेस्ट क्या है, टेस्टलेस होगा, स्टेट क्या है, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर में ये अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके ऐसे की बात करें तो इसमें ऐसे भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन और यूज पूछा है ना, ऐसे नहीं पूछा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं अगर बाई चांस आ जाता है एग्जाम में तो आप इसे करके भी आएगा। प्रिंसिपल ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पूरा बेस्ड होता है। इसके प्रोसीजर की बात हम करें तो 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्लस 30 ml ऑफ वाटर, 0.8 ग्राम आपको सोडियम थायोसल्फेट लेना है और 30 ml पानी लेना है, ठीक है। उसके बाद टाइट्रेट अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन, 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन लेके आपको उसे क्या करना है, टाइट्रेट करना है और स्टार्च इंडिकेटर का यूज कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। एंड पॉइंट आपको वहीं पे डिटेक्ट हो जाए जैसे आप स्टार्च इंडिकेटर यूज करते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट फैक्टर each ml of 0.1 नॉर्मल ऑफ आयोडीन इक्वल टू 0.02482 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट की ये होता है। अब इसकी यूज की हम बात करें तो इट इज यूज एज एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। अब वहां पे मैं एग्जांपल बताया था कि साइनाइड पॉइजनिंग के लिए बेहतर होते हैं हमारे एंटीडोट वगैरह, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, अगर देखा जाए तो कभी कभी यह फंगल इन्फेक्शन में भी यूज होते हैं। जैसे कि ये एक टॉपिकल एजेंट भी होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और ये किस कंडीशन में, जैसे कि डर्मेटोफाइटोसिस जब किसी को हो जाता है तो ये फंगल का ग्रोथ होता है इस बीमारी में, ठीक है। तो फंगल को ट्रीट करने के लिए कभी
कभी कभी हम एंटीडोट भी देते हैं, जो कि हम इसे टॉपिकल एजेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग अपने स्किन पर ही अप्लाई करते हैं। तो यह वाला जो क्वेश्चन था फुल्ली ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वह है इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसे एंड यूजेज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज आपको क्या है, अमोनियम क्लोराइड का ही देखना है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे कुछ रिवर्स हो गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट जो है ये है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की हम बात करें NH4Cl होता है, और वेट की बात करें तो 53.80 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन यह फार्मूला जो हमारा ये है और वेट हमारा ये है। ठीक है, तो आप जस्ट इसका रिवर्स कर लीजिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे मैं बात करूं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ HCl। ये क्या है, जब हम लोग HCl के हेल्प से अमोनिया को न्यूट्रल करते हैं, देन सोल्यूशन इज इवापोरेटेड एंड ड्राई अमोनिया क्लोराइड ऑब्टेन। तो क्या है, सोल्यूशन को हम लोग इवापोरेट भी करना होता है, उसके बाद आपको क्या है, ड्राई अमोनियम क्लोराइड वहां पे आपको मिल जाती है। मींस अमोनिया प्लस HCl दोनों को जब रिएक्ट कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या करना है, उसको इवापोरेट भी करना होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही हो तो प्लीज अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो ताकि इस वीडियो का फायदा वो भी ले सके। ठीक है, अब इसमें देखो हम ऐसे की बात करते हैं। The assay of ammonium chloride is performed by using acid base titration and Olhard method। इसकी ऐसे हम लोग किससे करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करके और ओल्हार्ड मेथड का यूज करके। अब आगे हम देखते हैं इसका ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या है, एसिड बेस का ऐसे कैसे होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन, सॉरी फ्रेंड, एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड से ऐसे इसका कैसे होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वे एक्यूरेटली 0.1 ग्राम ऑफ NH4Cl एंड टेकन इन कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, 1 ग्राम 0.1 ग्राम हम लोग NH4Cl को वे कर लेंगे अच्छी तरीके से, और उसको हम क्या करेंगे, अपने कोनिकल फ्लास्क में रख लेंगे। ऐड 50 ml ऑफ वाटर टू द फ्लास्क, और क्या करेंगे, अपने फ्लास्क में 50 ml लगभग वाटर को भी ऐड कर देंगे और अपने सैंपल में उसे डिजॉल्व कर देंगे। ऐड 5 ml ऑफ न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन। अब उसी सोल्यूशन में 5 ml न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड को भी आपको ऐड करना है। टाइट्रेट द HCl सोल्यूशन अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या है, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके HCl सोल्यूशन को क्या है, टाइट्रेट करना है। एंड PHP मतलब फेनोल्फथालीन इंडिकेटर आपको वहां पे यूज करना है, तब जाके आपको एंड पॉइंट मिलेगी। ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 0.00534 ग्राम अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर कलरलेस आपको दिखेगा, ऑर्डर ऑर्डरलेस दिखेगा, टेस्ट सैलाइन दिखेगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में है, अच्छे से तरीके से सॉल्युबल होता है, और नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब मेडिसिनल यूज की हम बात करें इसका, तो ये एक्सपेक्टोरेंट के टाइप से यूज होता है, और आल्सो यूज एट एसिडिफायर। ये क्या है, एसिडिफायर्स के रूप में भी इसका यूज होता है। इट इज आल्सो यूज इन डायूरेटिक्स, और डायूरेटिक्स में भी इसका यूज होता है। अब ये वर्ड जो आ गया डायूरेटिक, डायूरेटिक हमारे ऐसे ड्रग या मेडिसिन या एजेंट होते हैं जो हमारी यूरिन को सेक्रेशन या फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था यह भी क्या है, अब ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है हिमेटेनिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बताना है व्हाट आर हिमेटेनिक्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक, यहाँ पे ये बता देना है आपको कि हिमेटेनिक्स क्या होते हैं, और फेरस सल्फेट इसमें आपको डीप में बताना है। ठीक है, तो अब मैं इसको जो बात करता हूँ इसके सोल्यूशन की, तो मैं ये नोट से इसके सोल्यूशन की बात करूं तो ये हिमेटेनिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हिमेटेनिक्स। ठीक है, अब देखो जब हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड की अमाउंट घट जाती है, तो हम लोग क्या है, हिमेटेनिक्स एजेंट का यूज करते हैं ब्लड के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। ओवरऑल अगर मोटी मोटा देखा जाए तो हिमेटेनिक्स हम उसी को बोलते हैं जो हमारे बॉडी में घटे हुए ब्लड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, उन्हें हम बोलते हैं हिमेटेनिक्स एजेंट। ठीक है, दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। या तो ब्लड के फॉर्मेशन को जब बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड भी बढ़ेगा। ठीक है, और ब्लड में हमारे प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, अगर स्पेसिफिक व हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमेटेनिक्स। ठीक है, दीज एजेंट विच आर यूज इन कंडीशन ऑफ लैक ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ये एजेंट कब हम यूज करते हैं, जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है। ठीक है, जैसे कि एनीमिया की कंडीशन होती है, तब हम लोग हिमेटेनिक्स का यूज करते हैं। हिमेटेनिक्स आर दोज एजेंट या ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड टू क्योर एनीमिया। अब देखो क्या है, जब हमें एनीमिया हो जाती है तो उस समय क्या है, ब्लड का कंसंट्रेशन घट जाता है। बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड से वो घट जाता है, तब हम लोग क्या है, हिमेटेनिक्स का यूज करते हैं उसको क्योर करने में। दीज एजेंट्स
एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और ये एजेंट जो होते हैं ये क्या है बेसिकली या इंपॉर्टेंट होते हैं केवल ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये दो एजेंट यहाँ पे मैं बात करूंगा, फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकानेट। अब ये देखा जाए कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा है, फेरस सल्फेट, तो हम जिक्र किस पे करेंगे, फेरस सल्फेट पे डीप में, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिख रहा होगा FeSO4 × 7H2O, और मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है 278 ग्राम पर मोल होता है। अब इसके प्रिपरेशन की हम बात करें, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। फेरस सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग आयरन और फेरस ऑक्साइड इन डाइल्यूट H2SO4। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेरस ऑक्साइड या ये आयरन हम लोग डाइल्यूट H2SO के साथ प्रिपेयर करेंगे, मतलब डिजॉल्व करेंगे। द रिजल्टेंट लिक्विड इज फिल्टर, जो लिक्विड आपको मिलेगा उसे हम लोग फिल्टर करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और कूल करेंगे, ठीक है, टू ऑब्टेन क्रिस्टल विच इज ग्रीन इन कलर। तो जब आप इतनी सारी चीजें करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलेगा फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन इन कलर, मतलब कलर में अगर देखा जाए तो यह ग्रीन होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह ग्रीन होता है, ऊपर पता चला गया। ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस होगा, मतलब गंधहीन होगा। टेस्ट क्या है, मेटेलिक होगा। स्टेट क्या है, क्रिस्टल है। और सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर में अच्छी तरीके से ये सॉल्युबल भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इनकी एसे की बात करें, क्योंकि ये आपका डीप में पढ़ना है यहाँ पे। ये रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर पूरा बेस्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, फेरस आयन हमारे फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें तो 2.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 10 ml H2SO4 प्लस 150 ml वाटर मिक्स प्रॉपरली। तीन चीज को हमें प्रॉपर मिक्स करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी कितना, 2.5 ग्राम, और 10 ml H2SO4 और 150 ml आपको पानी, तीनों चीज मिक्स करना है प्रॉपर वे में। ऐड 0.5 ग्राम ऑफ FeSO4, और उसी में आपको 0.5 ग्राम FeSO4 भी ऐड कर देना है, ठीक है। टाइट्रेट विथ 0.1 मोल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, और आपको अब टाइट्रेट करना है 0.1 मोल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के हेल्प से, ठीक है, या तो उसी के साथ। द कलर चेंज रेड टू लाइट ब्लू। अब देखो जो कलर होता है वह रेड से लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे हम लोग एंड पॉइंट का डिटेक्शन कर लेते हैं। अब इसके मेडिसिनल यूज की हम बात करें तो इट इज यूज्ड इन फार्मुलेशन ऑफ हेमेटोनिक्स। पहली बात तो इसका जो यूज होता है वो हेमेटोनिक्स के फार्मुलेशन में होता है, मतलब हेमेटोनिक्स को बनाने में। यूज टू ट्रीटिंग एनीमिया, और जाहिर सी बात है कि हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे कि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग हेमेटोनिक्स देते हैं, तो ये कि यूज आप इसे भी तो लिख सकते हो ना। इट इनहेंस द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, और वह भी है, हम इसके पहले पढ़ चुके कि हेमोग्लोबिन के ये फॉर्मेशन को भी इनहेंस करता है, मतलब इंक्रीज करता है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, हेमेटोनिक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है इमेटिक्स, ठीक है। अब देखो ये इमेटिक्स क्या होता है, इमेटिक्स मतलब हमारा ये होता है, और देखो राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेज एंड एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम बात करें इमेटिक्स का, ठीक है। अब देखो दीज आर दोज ड्रग्स विच इंड्यूस ओमिटिंग। इमेटिक्स अगर हमारा देखा जाए बेसिकली तो ये क्या करता है, जो ओमिटिक्स को इंड्यूस करता है। जैसे जब किसी को पॉइजन वाली कंडीशन हो जाती है तो उसको ओमिटिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो वहां पे हम लोग इमेटिक्स का भी यूज करते हैं ओमिटिंग कराने के लिए। तो ये क्या करते हैं, हमारे इमेटिक्स मतलब पल्टी लाते हैं, ठीक है। अगर पल्टी नहीं हो रही है तो ये पल्टी लाने का काम करते हैं हमारे इमेटिक्स, ठीक है। दीज आर दोज ड्रग्स विच हेल्प इन इम्पटिंग द स्टोमक बाई इंड्यूसिंग वोमिटिंग। अब ये क्या करते हैं, एक ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे स्टोमक में देखा जाए तो ये इम्पटी करने का भी हेल्प करते हैं। कैसे, ये वोमिटिंग जब करा देंगे तो हमारे पेट में जो भी रहेगा मतलब वास्ट प्रोडक्ट वो क्या है, वोमिटिंग के हेल्प से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हमारे पेट को ये खाली करने का भी काम करवा सकते हैं। वोमिटिंग इज इनवॉलंटरी, ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। फोर्सफुल एक्सप्लोजन ऑफ कंटेंट फ्रॉम स्टोमक एंड सम टाइम फ्रॉम नोज। इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो ये इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और ये क्या है, फोर्सफुल एक्सप्लोजन ऑफ कंटेंट फ्रॉम स्टोमक एंड सम टाइम फ्रॉम नोज। ये हमारे स्टोमक में जो भी कंटेंट होते हैं ये बहुत फोर्सफुली क्या है, इस कंडीशन में बाहर आने लगते हैं, और कभी कभी देखा जाए तो नाक से भी बाहर आने लगते हैं। ये हमारा होता है क्या, इमेटिक्स ये करवाते हैं, और ये कंडीशन होती है ओमिटिंग की। इमेटिक्स एजेंट विच आर मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, और जो इमेटिक्स एजेंट होता है वह मेनली अगर देखा जाए तो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो एक्ट इनडायरेक्टली ऑन जीआईटी बाय लोकल इरिटेशन which are act by indirectly on vomiting center citizen and medulla। ये देखो क्या है, जीआईटी पे लोकल इरिटेशन केज करता है, उसके बाद ये आता है हमारे सीटीजेड पे, ठीक है। वोमिटिंग सेंटर मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे आते हैं, और जहां ये मेडुला पे ये प्रेजेंट होते हैं वहीं से इमेसिस हमारी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वोमिटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन कभी 2 मार्क्स का पूछता है तो आप लोग छोड़ के ना आइएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग साइड, ठीक है, साइड के एक्शन पे ये देखा गया है। इमेटिक्स जो हमारी होती है जनरली एक्टिंग इमेटिक्स और पेरिफेरली एक्टिंग इमेटिक्स। जनरली में जैसे हमारा मॉर्फिन है, एपोमॉर्फिन है, और
और इसमें क्या है, पेरिफेरली में कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इमिटिक्स के बारे में आप समझ लिए और क्या करना, आपको कॉपर सल्फेट का पूरा हिस्ट्री ही पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री का सेंस आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे मैं क्या करना है, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऐसे यूज वगैरह, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CuSO4 का होता है, मतलब कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है, 159.69 ग्राम पर मोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये दो मेथड से यहाँ पे हम लोग इसे बनाए हैं। पहला मेथड आपका है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग क्यूप्रिक कार्बोनेट इन डाइल्यूट H2SO4। इसमें क्या है, क्यूप्रिक कार्बोनेट को जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 में डिजॉल्व करते हैं तब भी यह बन सकता है, ठीक है। क्यूप्रिक कार्बोनेट यहाँ पे है, H2SO4 यहाँ पे है, जब हम लोग इसको डिजॉल्व किए तो कॉपर सल्फेट हमारा बना, H2O बना और CO2 भी बना, तो मेन हमें कॉपर सल्फेट ही देखना है। पहला प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस में आता है, इट कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में जब हम लोग ग्रेनुलेटेड कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का भी रिएक्शन कराते हैं तब भी हमारा कॉपर सल्फेट बन सकता है। तो कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिखा गया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट हमारा बन रहा है और H2O भी बनेगा, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम एसे की बात करें तो इसका देखो एसे क्या होता है और प्रॉपर्टी एंड मेडिसिनल यूज हम देख लेते हैं। एसे क्या है, A suitable amount of copper sulfate is weighed and dissolved in water। suitable amount में हमें कॉपर सल्फेट लेना है और उसको वाटर में डिजॉल्व कर देना है। उसके बाद Ki एंड एसिटिक एसिड आर एडेड इन दिस सोल्यूशन। अब देखो क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और एसिटिक एसिड भी उस सोल्यूशन में आपको ऐड कर लेना है। नाउ आयोडीन इज ऑब्टेन, वहां पे क्या है, आपको आयोडीन मिलेगा, विच इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ आप उसे टाइट्रेट करोगे और स्टार्च इंडिकेटर का यूज करके। टाइट्रेशन कंटिन्यू अंटिल द ब्लू कलर डिसअपीयर। कब तक करना है ये टाइट्रेशन, जब तक कि ब्लू कलर वहां से डिसअपीयर मतलब गायब ना हो जाए, ठीक है। ये था इसका ऐसे। अब हम प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर इसका डीप ब्लू होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है, और टेस्ट इसका जो है मेटालिक होता है, स्टेट क्रिस्टल होता है, नेचर एसिडिक होता है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में अच्छे तरीके से ये घुल सकते हैं, ठीक है। अब मेडिसिनल यूज की बात करें तो इट इज यूज्ड एज एंटी फंगल एंड इट इज यूज्ड एज इमिटिक्स, ठीक है। दो आप इसमें याद कर लीजिए, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन था आई होप कि आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट आपको बताना है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपना एक्शन कैसे लेते हैं उनको डिटेल में बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि शायद ये यूनिट नंबर 2 का है, लेकिन हम लोग यूनिट नंबर 4, 5 वाले सीरीज में इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पढ़ लो यार, और शायद कहीं से भी आ सकता है। तो मैं उसको वहां पे कवर करना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अब डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसे एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल को आपको कवर करना है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म बताना है, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सारी चीजें बताना है। तो यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को तो पता ही चल गया होगा। यह 2, 7, 10 मार्क्स में किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करें, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। तो देखो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मींस क्या होता है, एंटी प्लस माइक्रोबियल प्लस एजेंट, ठीक है। 3 वर्ड से ये मिलकर बना होता है। एंटी मतलब होता है अपोज, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, एजेंट मतलब होता है एजेंट या ड्रग्स, ठीक है। तो अपोज मींस होता है प्रिवेंट या किल। तो आपको नाम से पता चल गया होगा इसमें हमें क्या करना है। जब हम माइक्रोब्स के एंटी में कोई भी दवा देते हैं या उसे किल या प्रिवेंट करने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। अब देखो, these are those agents or drugs that are used to kill or inhibit the growth of microorganism। ये ऐसे एजेंट या ड्रग्स होते हैं जिसका यूज हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ या किल करने में यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये रोकने के लिए, ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या तो किल करने के लिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तब हम वहां पे माइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं। अब या तो दूसरी डिफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो एंटी माइक्रोबियल्स आर एजेंट दैट आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी माइक्रोब्स हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये मतलब ग्रोथ को या तो उसके ग्रोथ को रोक देते हैं या तो उसे किल ही कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब दीज आर मेनली वर्क एज माइक्रोबिसाइडल। अब देखो ये 2 टाइप से वर्क करते हैं, एक माइक्रोबिसाइडल, एक माइक्रो बायोस्टैटिक। माइक्रोबिसाइडल मतलब होता है ये बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से किल कर देते हैं या तो उनके ग्रोथ को भी रोक सकते हैं, ठीक है, इन नेचर में। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें अभी यहाँ क्लासिफिकेशन में डीप में नहीं जाना है, आपको मेन फोकस करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही पूछा है। तो क्लासिफिकेशन मैं थोड़ा सा बता दूं तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट कैन बी क्लासिफाई इनटू 5 टाइप, ठीक है। तो 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट एंड सैनिटाइजर्स, ठीक है। अब देखो हम इसको भी कवर कर दे रहे हैं, नहीं क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन अगर आ भी जाए तो आप लोग छोड़िएगा मत, मैं कवर कर ही दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो एंटीसेप्टिक बेसिकली हमारा क्या होता है,
These are those agents that kill or inhibit the growth of microbes on living surface are called antiseptic। एंटीसेप्टिक के बारे में तो सभी को पता होगा कि हमारे लिविंग सरफेस पर ही एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है? जब वहां पे कोई भी माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाता है तो उनको इनहिबिट या किल करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं अपने लिविंग सरफेस पर, उन्हें हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। दीज एजेंट्स आर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। इस एजेंट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? सॉप के प्रिपरेशन में, माउथ वॉश के प्रिपरेशन में और नजर स्प्रे के प्रिपरेशन में। अब एग्जाम्पल पोविडोन है, बीटाडीन है, सिप्लाडीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारी चीजें हमारे क्या होती हैं? एंटीसेप्टिक। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो जिसमें हमारा नेक्स्ट आता है वह है डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट देखो क्या है? दीज एजेंट्स आर आल्सो किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो पूरी तरीके से किल कर देते हैं। यूज ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो ये उससे एंटीसेप्टिक से डिफरेंट हमारा इसलिए है कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर इसका डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है और वह लिविंग थिंग्स पे यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे कि कोई भी मशीनरी रूम मतलब इक्विपमेंट रूम है, वहां पे हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं। दे आर बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर एंड केज इरिवर्सिबल टॉक्सिक इफेक्ट। ये क्या है? बैक्टीरियोसाइडल होते हैं हमारे नेचर में और इरिवर्सिबल टॉक्सिक इफेक्ट भी ये केज करते हैं। एग्जांपल देखा जाए तो फिनाल, अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो जर्मिसाइड। ये जर्मिसाइड हमारे क्या होते हैं? द वर्ड जर्मिसाइड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। ये जो वर्ड जर्मिसाइड वर्ड से, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक जर्म्स प्लस साइड। जर्म मतलब पैथोजन, साइड मतलब किल। यहाँ पे पैथोजन किल करने की बात हो रही है। जर्मिसाइड आर सबस्टेंस व्हिच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। देयर आर मेनी टर्म्स आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ जर्मिसाइड। बहुत से टर्म यूज किए जाते हैं जर्मिसाइड के सेंस में, जैसे फंगीसाइड है, बैक्टीरियोसाइड है, वायरसोसाइड है। ठीक है, तो फंगीसाइड में जब फंगस किल हो और बैक्टीरियोसाइड में जब बैक्टीरिया किल हो और वायरसोसाइड में जब वायरस किल हो। ठीक है, तो इनका अलग अलग नाम है, अलग अलग टर्म भी होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या होते हैं? दीज एजेंट विच डू नॉट किल माइक्रोब्स। ठीक है, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल तो नहीं करते हैं लेकिन उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, और बाय मल्टीप्लीकेशन दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, एजेंट ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन को स्टॉप कर देते हैं। जब स्टॉप हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका ग्रोथ नहीं होगा, तो उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। अब देखो सैनिटाइजर क्या है? कोरोना वायरस अभी जल्द ही बीता है तो सैनिटाइजर के बारे में सभी को पता होगा। सैनिटाइजर आर आल्सो डिसइंफेक्टेंट व्हिच आर यूज्ड टू क्लीन द बॉडी सरफेस एज वेल एज अदर थिंग्स। देखो क्या है? बॉडी सरफेस को भी ये क्लीन करता है और अदर थिंग्स को भी क्लीन करता है। ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह अपना काम करता है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो जाते हैं, ये हमारे होते हैं सैनिटाइजर। अब हम बात करें कि जो हमारे आपके क्वेश्चन में मेन पूछा गया है, आपको बताना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर वर्क बाय टू वे। ये दो वे पे काम करता है, एक माइक्रोबिसाइडल है, एक माइक्रोबायोस्टैटिक है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट वाले माइक्रोबिसाइडल में यहाँ पे दे किल्स द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स पूरी तरीके से यहाँ पे मर जा रहे हैं, ठीक है, किल हो रहे हैं, और यहाँ पे उनके ग्रोथ को रोका जा रहा है। ठीक है, माइक्रोबायोस्टैटिक में। तो नाउ इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस परफॉर्म दिस एक्शन बाय थ्री मैकेनिज्म। और यहाँ पे देखा जाए तो जो हमें एजेंट पढ़ना है, 3-4 जो भी होंगे, ये क्या है? 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, प्रेसिपिटेशन। जैसे बैक्टीरिया अगर किल हो रही है तो कैसे कैसे किल हो रही है, ये सारी चीजें हम अपने मोड ऑफ एक्शन में देखते हैं। ठीक है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो आप बोल सकते हो इसे। द प्राइमरी, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो द प्राइमरी इंटरेक्शन बिटवीन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड माइक्रोबियल मेम्ब्रेन। अब देखो जिस मेम्ब्रेन पे माइक्रोब्स ग्रोथ किए रहेगा उस वो वाली मेम्ब्रेन प्लस एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो आप यूज करो, दोनों क्या है? पहले इंटरेक्ट करेंगे आपस में। नाउ ऑक्सीडाइज व्हिच केज डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहां पे वो ऑक्सीडाइजेशन वाला जो ऑक्सीडाइज एजेंट रहेगा वहां पे उसे क्या, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। उसके बाद क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। दीज एजेंट ऑक्सीडाइज एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे। दिस प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रोब्स। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये मतलब इंपॉर्टेंट ग्रो करवाते हैं या सर्वाइव करवाते हैं हमारे माइक्रोब्स को। जब हम प्रोटीन को ही खत्म कर देंगे तो हमारे माइक्रोब्स नहीं ग्रो करेंगे, तो ये ऑक्सीडेशन करके हम प्रोटीन को गायब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एसएच ग्रुप प्रेजेंट इन सिस्टीन प्रोटीन। सिस्टीन प्रोटीन में एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हम इसी ग्रुप को गायब कर देते हैं ऑक्सीडेशन हेल्प से तो माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, अब हम दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये आपका आता है हैलोजिनेशन। अब देखो हैलोजिनेशन क्या होता है? द कंपाउंड लिबरेटिंग हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म। इसमें क्या है? ये लिबरेट किया जाता है, हमारा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, इस मैकेनिज्म के द्वारा। दोज एजेंट कॉमनली एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज एंड इफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया और एनी अदर पैथोजन टू ग्रो। ये क्या करते हैं? मतलब ये एक्ट होते हैं पेप्टाइड लिंकेज को और इफेक्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया की कैपेबिलिटी को और अदर पैथोजन को, ताकि वो अच्छे से ग्रो ना कर पाए। दिस एजेंट डैमेजिंग द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन। और यह क्या करेंगे? ये भी फंक्शनल ग्रुप को भी डैमेज करेंगे। ठीक है,
अब देखो मेम्ब्रेन पर जो भी रहेंगे उन सबको मतलब प्रोटीन ग्रुप को ही ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तब क्या है माइक्रोब्स की डेथ वहां पे हो सकती है, जैसे कि क्लोरिनेटेड लाइम हमारा होता है, ये एग्जांपल है। अब प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इन दिस मेटल आयन एक्ट बाय प्रोटीन बाइंडिंग और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विच इनएक्टिवेट द प्रोटीन। अब देखो मेटल आयन का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तब भी वहां पे प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है, तो जब प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो माइक्रोब्स का ग्रोथ भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं अपने प्रेसिपिटेशन के अंडर में, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपका खत्म हो गया है। अब आपको डिटेल में क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2 और मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 34 ग्राम पर मोल, अदर नेम इसको पर हाइड्रोक्साइड एसिड के नाम से भी पूछा जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड विथ कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये प्रिपेयर किया जाता है सोडियम पेरोक्साइड और कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सोडियम पेरोक्साइड है, यहाँ पे H2SO4 है, जब ये दोनों रिएक्ट किए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा बन के निकल जाएगा, बाकी इसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका एसे वगैरह भी देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस भी होता है और टेस्ट में बिटर होता है, और सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो पानी में अच्छे तरीके से ये सॉल्युबल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसकी ऐसे की बात करें हम तो प्रिंसिपल क्या है इसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में ये बेस होता है, ठीक है। 10 ml आपको लेना है 10 ml ऑफ द सैंपल इज डाइल्यूटेड विद 250 ml ऑफ प्योरीफाई वाटर। तो 250 ml आपको प्योरीफाई वाटर लेना है और उसी में 10 ml ऑफ सैंपल इज डाइल्यूटेड, ठीक है। तो ये 10 ml आपको सैंपल लेना है और दोनों को ऐड कर देना है। टेक 25 ml ऑफ एबव सोल्यूशन, अब क्या है 25 ml आपको और भी सोल्यूशन लेना है, एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 10 ml आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है। टाइट्रेटेड विद 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन। अब 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन के साथ आपको टाइट्रेट कर देना है अंटिल पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड, जब तक को आपको पिंक कलर वहां पे दिख ना जाए। अब हम मेडिसिनल यूज की बात करें तो यूज एज डिसइंफेक्टेंट, ये क्या है डिसइंफेक्टेंट के टाइप से भी यूज किया जाता है और जर्मिसाइडल के यूज टाइप से भी यूज किया जाता है और टूथ व्हाइटनिंग के लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। आल्सो यूज रिमूविंग ईयर वैक्स, अब देखा जाए मेनली तो ये ईयर वैक्स को रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीटली क्या है कवर हो चुका है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा यही था ना, देखो एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी हम लोग देख लिए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसका देख लिए और डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, ऐसे सारी चीजें हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देख लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद जो हम बात करेंगे वह हमारा क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी लेंदी भी क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या है थोड़ा सा मतलब अगर आप सो हो रहे होंगे क्योंकि वीडियो लंबी है तो आप जग जाओ और अच्छी तरीके से देखो इसको, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हम रेडियो एक्टिविटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब देखो रेडियो एक्टिविटी के बारे में सभी लोग को पता होगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं जब 2 मार्क्स वाला सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या है द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस टेक्निक। अब हमें वही तो बताना है कि ये सब कैसे मेजर किए जाते हैं, तो ये बहुत सी टेक्निक मतलब वेरियस टेक्निक होते हैं, जैसे आयोनाइजेशन चैम्बर होता है, गीगर मूलर काउंटर होता है, सैंटिलेशन काउंटर होता है, ठीक है। तो ये हम 3 मेथड या टेक्निक के हेल्प से रेडियो एक्टिविटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब ये 3 रे जो होती है अल्फा बीटा और गामा को हम लोग इसी तीनों की टेक्निक से हम लोग मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर का, ठीक है। अब देखो अगर 7 मार्क्स में पूछेगा तो ये एक सिंगल केवल पूछ लेगा कि आयोनाइजेशन चैम्बर या गीगर मॉलर काउंटर या सैंटिलेशन काउंटर किसे बोलते हैं, तो ये अकेले में जब पूछेगा तो 7 मार्क्स का ही आएगा। तो आयोनाइजेशन चैम्बर हमारा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे आपको समझा दूं कि आयोनाइजेशन चैम्बर इस इमेज के हेल्प से क्या होता है कि ये जो पूरी असेंबली होती है इसमें हमारा भरा होता है एयर और इधर से आप क्या करोगे रेडिएशन लगाओगे, ठीक है। तो जब आप रेडिएशन लगाओगे तो मान लो रेडिएशन आप डाल दिए, ठीक है। उससे पहले की जो कंडीशन आती है कि यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक एनोड रहेंगे एक कैथोड रहेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड आपके रहेंगे और कैथोड पे माइनस और एनोड पे प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या है आपके एमीटर से और बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी एयर और इधर से हम लोग रेडिएशन डालते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये है आपका पूरा आयोनाइजेशन चैम्बर, तो इसमें आयोनाइजेशन होना कंपलसरी है। तो जब यहाँ पे रेडिएशन आता है तो हमारा जो एयर है यह आयोनाइज हो जाता है और जब आयोनाइज होगा तो जो रेडिएशन आ रही है अल्फा बीटा, तो जो पॉजिटिव रहेगी वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी और जो नेगेटिव रहेगी वह नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाले नेगेटिव तरफ। फटाफट जब ये एक पूरी सर्किट कंप्लीट होगी तब वहां पे एमीटर जो है मीटर में फ्लक्चुएशन दिखेगा, मतलब वोल्टेज आपको यहाँ पे जब मिल जाता है तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखता है। तो इसी फ्लक्चुएशन के हेल्प से हम लोग मतलब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं रेज को, ठीक है।
तो आई होप कि आप इस डायग्राम से पूरी चीजें समझ चुके होंगे। अब आप इसे बनाकर भी लिख सकते हो। एन आयोनाइजेशन चैम्बर इज डिवाइस, यह एक डिवाइस होता है दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या करता है, कितनी अमाउंट में रेडिएशन आयोनाइज हो रही है उसको ये मेजर करता है। जैसे कि एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, जो कि हम लोग इससे पास करवाते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन चैम्बर आप लोग ओवरऑल ओवरव्यू भी समझ चुके होंगे। अब इसकी मैं वर्किंग बता दूं, जो आपको थ्योरी आपको पूरी है, अगर यही लिख के आते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अब हम वर्किंग की बात करें तो आयोनाइजेशन रेडिएशन अपना वर्क कैसे करता है। आयोनाइजेशन रेडिएशन इंटर द चैम्बर थ्रू द विंडो, किसी एक विंडो के हेल्प से हम लोग क्या है उसमें रेडिएशन इंटर करवाएंगे। ठीक है, द रेडिएशन आयोनाइज द गैस इनसाइड द चैम्बर। अब देखो ये जो रेडिएशन होती है वो आयोनाइज हो जाती है, जो चैम्बर के अंदर जो गैस भरी होती है मतलब एयर, उसी के हेल्प से आयोनाइज हो जाती है, क्रिएटिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। वहां पे जब आयोनाइज होगी तो पॉजिटिवली चार्ज और चार्ज आयन ये क्रिएट करेगी और फ्री इलेक्ट्रॉन भी वहां पे क्रिएट करेगी। आयन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई अक्रॉस द चैम्बर। उसके बाद जब प्लस माइनस आ जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होने लगेगी। ठीक है, केजिंग द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन टू मूव टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो जब वहां पे आ जाएंगे हमारे चार्ज तो ये क्या है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ प्लस माइनस भागने लगेंगे। अब देखो जब भागने लगेंगे तो मूवमेंट ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जो आयन का मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, विच इज मेजर बाय द डिवाइस, और उसी करंट को हम लोग डिवाइस से मेजर कर देते हैं। और यह पूरी कहानी हम लोग करते हैं किसमें, आयोनाइजेशन चैम्बर में। ये था पूरा वर्किंग आयोनाइजेशन चैम्बर का। अब जो हमारा सेकंड आता है वो जीएम काउंटर मतलब जिगर मुलर काउंटर। अब हम इसको सबसे पहले हम ओवरऑल इस फिगर के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें एक कैथोड वायर लगे होते हैं, एक एनोड वायर लगे होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आयन चार्ज वायर हमारे इधर होते हैं। और देखो इसमें एक माइका विंडो लगी होती है, यहाँ से हम लोग रेडिएशन की इनकमिंग कराते हैं और यहाँ से हम लोग आर्गन गैस मतलब इसमें फिल किए होते हैं। ठीक है, ये एम्पलीफायर एंड काउंटर होता है जहाँ पे 1000 वोल्ट की बैटरी हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं करंट के लिए। अब देखो क्या होता है, जब इसमें आर्गन प्रेजेंट है और हमारे जो आर्गन है और कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसमें आयोनाइजेशन होगा तो जो हमारे आर्गन होंगे वो माइनस मतलब कैथोड की तरफ जाएंगे। ये जो आर्गन है तो ये फटाफट भागेंगे हमारे माइनस की तरफ मतलब कैथोड की तरफ, और ये जो माइनस है वो एनोड की तरफ ही रह जाएंगे प्लस की तरफ। तब जाके एक हमारी पूरी कंप्लीट सर्किट बनेगी और यहाँ से फ्लक्चुएशन वगैरह बैटरी वगैरह हम लोग जोड़ते हैं, वहीं से हम लोग इसे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप जीएम काउंटर भी बोल सकते हो। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर बाय दिस जीएम मूलर काउंटर। ये क्या है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स का कितना इमिशन हो रहा है, जब उसको आपको डिटेक्ट करना हो तो मेजर करना हो तो वहां पे हम लोग गीगर मूलर काउंटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको मतलब इसका जो दूसरा नाम है वह जीएम काउंटर है। अब इसकी वर्किंग हम लोग देख लेते हैं, यह वर्क कैसे करता है। इट इज कंप्राइजेज ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब विच एक्ट्स एज कैथोड। ये जो है एक सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब अपने साथ रखता है जिसे आप कैथोड बोलोगे। एंड फॉर एनोड ए वायर इज प्लेस केयरफुली, और एनोड पे हम लोग एक वायर लगा देते हैं सावधानी के साथ। द मेटल ट्यूब हैज वेरी लो प्रेशर ऑफ अराउंड 0.1 एटम एंड फिल्ड विद आर्गन गैस। मेटल ट्यूब की जो प्रेशर होती है वह बहुत ही कम होती है, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, और उसी में हम लोग आर्गन गैस भी फिल कर दें। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें वहां पे मेंटेन कर देना होता है 1000 वोल्ट के साथ। अब देखो रेडिएशन इंटर थ्रू माइका विंडो, रेडिएशन जो होती है माइका विंडो के हेल्प से हम लोग इंटर करवाते हैं। एंड आर्गन गैस आयोनाइज, अब वहां पे जो है आर्गन गैस हमारी जो होती है आयोनाइज होती है। आर्गन मतलब पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो पॉजिटिव होंगे हमारे कैथोड की तरफ जाएंगे, व्हाइल वहां इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, ये एनोड की तरफ जाने लगेंगे। द सर्किट इज कंप्लीटेड, जब प्लस माइनस का मूवमेंट होने लगेगा तो सर्किट वहां पे कंप्लीट हो जाएगी इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में। आफ्टर विच एन इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड विच इज रिकॉर्डेड द ऑटोमेटिक काउंटर। ठीक है, जब वहां पे इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगा तो वहां पे हम लोग ऑटोमेटिक उस काउंटर को मतलब रिकॉर्ड कर लेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय पल्स जनरेटेड पर मिनट। अब देखो इसकी इंटेंसिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पल्स जनरेटेड पर मिनट की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप आपका ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट की बात करें तो साइंटिलेशन काउंटर ये क्या होता है। साइंटिलेशन काउंटर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन को भी ये डिटेक्ट ही करता है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा रेज हमारी होती हैं, और इसमें क्या है साइंटिलेटर मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं। अब अभी मैं इसके फिगर के हेल्प से आपको बताऊं तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा या भी। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारी इनकमिंग पार्टिकल्स या रेज यहां से आती हैं
अब उसके बाद देखो आते 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 यहाँ पे आउटपुट पल्स हमारा मिल जाता है। तो काउंटर में यहाँ पे देखो ये एक होती है हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। अगर ये कम रेडिएशन आ रही है तब के लिए ये होता है, जैसे कि बहुत ही कम आ रही है तो उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगी होती है, फोटो कैथोड भी यहाँ लगा होता है, जो कि क्या है एक हर चीज को दोगुना करके देता है। जैसे कि जो भी इनकमिंग रे आ रही है उनको डबल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो प्लस 200 वोल्ट से आ रही है तो सेकंड वाले में जाएंगी तो प्लस 600 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1000 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो 2 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 10 होगा, ये इंक्रीजिंग कर रही है, ठीक है। तो इसे हम फोटो मल्टीप्लायर टू हम इसी को बोलते हैं। जबकि हमारा जहां पे रेडिएशन कम आता है तो इसको इंक्रीज करने का काम हमारा ये इनकमिंग ये हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब करता है, ठीक है। तो आई होप कि इसका भी आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसके हम वर्किंग की बात करें तो ये वर्किंग बिल्कुल आसान है। आयोनाइजिंग रेडिएशन इंटर द साइंटिलेटर मटेरियल, जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है उसको हम लोग साइंटिलेटर मटेरियल में एंट्री करवाते हैं। उसके बाद द रेडिएशन एक्साइट्स द साइंटिलेटर मटेरियल केजिंग इट टू इमिट लाइट। अब देखो जो रेडिएशन होती है वो साइंटिलेटर मटेरियल को एक्साइट करते हैं ताकि वहां से ये जो लाइट होती है वो इमिट हो सके। देन इमिटेड लाइट इज डिटेक्टेड बाय फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जो लाइट वहां से इमिट हो रही है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के हेल्प से। द डिटेक्टेड लाइट सिग्नल इज एम्पलीफाई, और जो आती लाइट वह एम्पलीफाई होकर आती है एंड प्रोसेस बाय द काउंटर। और उसके बाद क्या है काउंटर कैसे हम उसे प्रोसेस में लगा देते हैं। द काउंटर्स मेजर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट, काउंटर क्या करता है कि कितनी अमाउंट में रेडिएशन प्रेजेंट है उसको मेजर करता है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड, और वह बेस्ड होता है लाइट की इंटेंसिटी पे कितनी लाइट वहां से इमिट हो रही है, ठीक फ्रेंड। तो यहीं पे हमारा ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था यूनिट नंबर 5 का वह एंड हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसके फर्स्ट वाले मतलब यूनिट 1, 2, 3 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट करो, वहां से वीडियो देख लो, बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आप अभी भी चैनल को मतलब देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको रेगुलर नोट्स वगैरह प्रोवाइड होती रहती हैं, और इसका लिंक आपको वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा अपने प्यारे हाथों से कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, क्या 2 नंबर वाली वीडियो में, ठीक है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आता है अब हम उसको सॉल्व करवाएंगे। तो मिलते हैं उसी वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।